नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। फाइट फॉर राइट के लागना लपेट कार्यक्रम में आज हमसे जुड़े हैं सारा इंडिया के साथ ही दूसरी ठगी कंपनियों की लड़ाई लड़ने वाले ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद। और सारा इंडिया की जितनी भी लड़ाई है निवेशकों की, उनकी लड़ाई लड़ने वाले ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ल। आज का ये कार्यक्रम हम लोगों का बहुत स्पेशल कार्यक्रम है। स्पेशल कार्यक्रम इसलिए है कि दो दिग्गज जो निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे की आवाज सुनना पसंद नहीं करते थे। और 31 जुलाई को दिल्ली के रामलीला मैदान में जो है एक मंच पर आने जा रहे हैं, जोरदार आवाज बुलंद करने जा रहे हैं दिल्ली में। तो ऐसी क्या वजह हो गई, ऐसे क्या मामला हुआ कि दोनों दिग्गज जो है आज एक मंच पर 31 जुलाई को होंगे और दोनों के मधुर संबंध बन चुके हैं। तो मदन लाल जी आपका और अभयदेव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट के लागना लपेट कार्यक्रम में। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत। वह आपका प्रयास फलीभूत हुआ। मदन लाल जी आपसे ही मेरा मदन लाल जी बहुत आपसे बहुत 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 आभार चरणजीत जी। और संबंधों में मधुरता कभी गई ही नहीं थी, वो चश्मे चश्मे देखने वालों की गलत थे। सही बोले। चलो अभय जी आपसे शुरू करता हूँ। करिए। जी अभय जी, इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि चाहे मदन लाल जी हो चाहे अभयदेव शुक्ल हो, दोनों ने अपने अपने स्तर से बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब भी प्रयास हुए हैं, और मैंने तो विशेष रूप से प्रयास किया है दोनों दिग्गजों को मिलाने का, थोड़े दिन ठीक रहे, फिर उसी तरह की जो है खटास पैदा हो गई। लेकिन ये जो मुझे जानकारी मिली, ये क्यों देश को बताना चाहते हैं और ये क्यों इस बात से वो करना चाहते हैं? ये लड़ाई जो थी चरणजीत सिंह जी, कहते हैं कि यज्ञ की आहुति में बराबर का भी योगदान होता है, और जितना काम आपने किया था और जो आज कर रहे हैं वो सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है। परेशान नहीं होने की जरूरत है किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि ये लड़ाई जो समाज की थी, जो सिस्टम की लड़ाई थी, उसको बिना रणनीति नहीं जीती जा सकती थी, और बिना रणनीति एक बड़े पैमाने पे खड़ा नहीं किया जा सकता था। तो कभी भी आपका प्रयास जो रहा है वो सब आप तो जानते हैं, वो रणनीति के हिस्से थे आप। तो आप आज इस चैनल में तो कम से कम जब दोनों एक बड़े भाई छोटे भाई बैठे हो एक साथ, तो एक बड़े भाई की भूमिका अदा करिए। अब इस दोनों को लड़ाइए मत। लड़ा नहीं रहे, लड़ा नहीं रहे हैं, दोनों को मिला रहे हैं। वजह बताइए दर्शकों को और निवेशकों को कि दोनों एक मंच पर क्यों आने जा रहे हैं 31 जुलाई को। स्पष्ट साफ है चरणजीत सर। देश के 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ता जो सहारा के हैं, और तमाम चिट फंड सोसाइटियों में, जैसे कल्पतरु है, आदर्श है, पल्स है, विश्वामित्र है, तमाम ऐसे नाम तो मैं तो जानता हूं। मदन लाल आजाद जी एक साथ कम से कम 100 लोगों का नाम बोल जाते हैं, वो शायद संभव नहीं है मुझसे, लेकिन वो सारे के सारे लोगों की पीड़ा अब कहीं दिखाई नहीं देती है कि हम अब घर में बैठे रहे, अब हम शांत बैठे रहे, या फिर अब कोई ऐसा रुख ना अपनाया जाए जिससे देश की सरकारों को कोई निर्णय लेना पड़े। तो अब वो समय आ गया है कि एक बड़ी क्रांति का लहर शुरू हो गई, और उस क्रांति के लहर के में एक ही कारण है कि देश के निवेशकों का भुगतान हो, भारत सरकार की गलत नीतियों का पुरजोर विरोध हो, सहारा प्रबंधन तंत्र जैसे तमाम गद्दार देश के महाफ्रॉड जेल के सलाखों के पीछे जाए, और देश के निवेशकों का पैसा वापस आए। उसमें और कोई कारण हो ही नहीं सकता कि हम एक मंच पर किस नाते आ रहे हैं, किन परिस्थितियों के नाते। जी मदन लाल यही जी, एक कारण। मदन लाल जी आप बताइए हमारे दर्शकों और निवेशकों को, अब दोनों दिग्गज 31 जुलाई को रामलीला मैदान में होंगे, आप लोग क्या करने वाले हैं और क्या संदेश देने वाले हैं? देखिए साहब, हम दोनों तो हैं ही, पहले भी एक ही थे हम। मार्ग अलग था लेकिन लड़ाई तो एक ही लड़ रहे थे, भुगतान की। राजपूत साहब तो अलग अलग कहाँ थे, थोड़ा सा रास्ता अलग हो सकता था, या रास्ता भी नहीं, मंच कह सकते हैं कि मंच अलग था। मंच अलग। मैं वही कहना, मैं हाँ, ये जानता हूँ मदन लाल आजाद सर, मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि जिस कानूनी लड़ाई की बात आप कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर देश के गरीब निवेशकों की पीड़ा
को व्यक्त करने वाले लोगों का जिसका कोई पुरता हाल लेने वाला नहीं। जी मदन वो लाल उस जी। व्यक्ति की अंतिम व्यक्ति की वो लड़ाई लड़ रहे थे आप। तो जी। और उस लड़ाई में कुछ वैचारिक मतभेद नहीं थे, वो अपने अपने तरीके से प्रस्तुतिकरण था। बिल्कुल बिल्कुल। मदन लाल जी को बोलने दीजिए। कोई जी फर्क हाँ। नहीं पड़ता। राजपूत साहब बोलने दीजिए शुक्ला जी को, जब वो नहीं है तो फिर मेरी बोलने की जरूरत कहाँ है? नहीं नहीं, आप बोले मैं बोलिए, तो बोले। आप जब बोलिए। नहीं, मैं बोलता अपनी हूँ। बात रखना चाहता था कि जो कहते हैं कि वो प्रस्तुतिकरण हम लोगों का अलग था या हमारे रास्ते अलग थे, रास्ते अलग नहीं। नहीं नहीं, लंबा होगा प्रोग्राम, आप रखिए। हाँ बताइए मदन लाल जी। हम्म। तो क्यों एक हुए आप ये जानना चाह रहे हैं, और जी क्या करेंगे बिल्कुल एक हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक होने के पीछे तो लक्ष्य एक ही है कि सबका भुगतान जल्दी से हो जाए। जो छल किया, धोखा किया, देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा निवेशकों के साथ, सहारा अभिकर्ताओं के साथ 18 जुलाई को, उससे पूरे देश में एक बड़ी पीड़ा पैदा हुई राजपूत साहब। और उस पीड़ा ने हम सबको एक कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर सामाजिक जीवन में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, तो जनता के लिए होते हैं, और जनता की भावनाओं की, आकांक्षाओं की आप अगर कद्र नहीं करोगे तो फिर आपका सार्वजनिक जीवन में रहना निरर्थक होता है, व्यर्थ होता है। तो हम दोनों ही भाई, चाहे अभयदेव शुक्ला जी हूँ, मैं हूँ, या और तीसरे चौथे साथी भी हैं हमारे, नागेंद्र कुशवाहा जी हैं, महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी हैं, पृथ्वी सिंह यादव जी हैं, हमारे अशोक मुदगल साहब हैं जीसी मोर्चे से, और बहुत सारे साथी हैं इस तरह के जो भिन्न भिन्न कंपनियों की लड़ाई लड़ रहे थे, पीएसएल पल्स जैसी कंपनियों की। आदर्श पीड़ित संघ वाले हैं, संजीवनी वाले वर्मा जी हैं राजस्थान से। मतलब तमाम साथी हम कहीं ना कहीं जनता के लिए लड़ रहे थे, निवेशकों के भुगतान के लिए लड़ रहे थे। और इनमें से ज्यादातर 90% निवेशक ये चाहता था कि सब भले ही एक ना हो, लेकिन अभयदेव शुक्ला और मदन लाल आजाद दोनों एक हों, और ये एक होकर के लड़ाई को लड़ेंगे तो जल्दी उनका भुगतान हो जाएगा, जल्दी वो इस भुगतान की लड़ाई को जीत लेंगे। तो अमित शाह ने हमें ये अवसर उपलब्ध कराया, वरना हम दोनों आपस में ही लड़ते रहते थे कई बार। लेकिन अमित शाह ने वो अवसर हमको उपलब्ध करा दिया, निवेशकों के साथ धोखा करके, सहारा इंडिया परिवार के 13 करोड़ पीड़ितों के साथ, कि हम दोनों एक मंच पर आ गए। और हमें लगा कि हमें अपने आपसी जो भी छोटे मोटे हमारे मध्य विवाद हैं, या मतभेद कह सकते हैं, मनभेद तो पहले भी नहीं था, उनको हम दूर करें और अब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ें। क्योंकि पीड़ा इतनी प्रबल हो गई है, पहाड़ बन गया है। वो कहते हैं ना साहब, कभी दुष्यंत ने एक वो शेर कहा है बहुत अच्छा, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो अभयदेव साहब के सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी चाहिए। तो जब दोनों ही तरफ आग लगी थी, मेरे सीने में भी आग लग रही थी, अभयदेव साहब की भी लगी हुई थी, सबके सीनों में, हमारे में एक ही आग थी। तो एक ना एक दिन वो आना ही था साहब, कि इस आग आग का सम्मिलन होना था। और ये जो धूर्त और मक्कार आज सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, केंद्र की सत्ता में बैठे हुए हैं, इनके अहंकार को तोड़ने के लिए, निवेशकों का भुगतान कराने के लिए, और अब तो राजपूत साहब देश को बचाने के लिए, हम उन तमाम शक्तियों को एकजुट होना ही था जो भी न्याय के लिए, सत्य के लिए संघर्षरत थी। तो यही सबसे बड़ा कारण रहा। और ईश्वर की अपनी एक प्रक्रिया होती है साहब, वो पहले से सेट करके रखते हैं। कहते हैं कि दुनिया प्रोग्राम्ड कर रखी है पहले से परमात्मा ने, कि आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। कब क्या होना है, कैसे करना है, वो खुद तय करके रखता है पहले से, जो हमें पता नहीं होता। तो परमपिता परमात्मा ने पहले से तय कर रखा था कि एक ऐसा मोड़ आएगा जो हम दो दिग्गज नहीं, बल्कि देश के तमाम राष्ट्रभक्त साथी एक मंच पर, एक स्थान पर इकट्ठे होंगे, और न केवल निवेशकों के भुगतान को दिलवाएंगे, बल्कि इस राष्ट्र को भी बचाने का काम करेंगे। चूंकि राजनीतिक लोग देश नहीं बचा सकते राजपूत साहब, ये कटु सत्य है। राजनीतिक लोग केवल वोट की राजनीति करेंगे, वोट के लालच में वो आए बाएं साए करते रहेंगे। ये देश बचाने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं हमारे और आप जैसे सामाजिक लोगों पर ही है, कि हम लोग आगे आए देश को बचाने के लिए, और देश की इस
जिसे हम बेईमान सिस्टम बोलते हैं, भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने का काम करें, ठगों को नेस्तनाबूद करें, देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करें। ये हम लोगों की ही ड्यूटी है, कर्तव्य है। इसलिए अब आना ही था और अब हम आ गए हैं, तो पीछे कदम नहीं हटाएंगे साहब। अब तो सबसे पहले तो सबका भुगतान कराएंगे और फिर देश में व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है, हमारी जो मंशा है, उसको आगे लेकर के चलेंगे और ये बहुत जल्दी कर देंगे राजपूत साहब। दो देश के लोगों को निराश होने की, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। जी अंतिम समय है, अभय 20 देव दिन जी, लगेंगे, ज्यादा महाभारत का युद्ध समाप्त कर देंगे, दोनों काम अभय करेंगे। अभय देव जी, कितनी मजबूती के साथ में दिल्ली रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं, और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा इस ये जो महायज्ञ है, इसमें कितनी आहुति दे रहे हो, क्या योगदान कर रहा है, थोड़ा बताइए। रणजीत जी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजी है कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुम्हें ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। आप इंतजार करिए 31 तारीख का। 31 तारीख देश के इतिहास का एक ऐसा भुगतान क्रांति का लहर आएगा जो आर्थिक आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई साबित होगी। एक समय याद होगा, हम किताबों में पढ़ते थे कि लोक नारायण जयप्रकाश लोहिया जी जैसे लोगों ने क्रांति बिहार की धरती से वहीं से फूंक दिया और देश की इंदिरा की सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। अब आधुनिक भारत में एक आर्थिक आजादी की लड़ाई की एक बड़ी बिगुल की तैयारी बची है, और 31 तारीख को देश की संभी सरकार अगर अपनी आमूल चूल परिवर्तन करके देश के निवेशकों के हितों के बारे में नहीं सोचती, उद्योगपतियों को संरक्षण देके और खास तौर पे भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को संरक्षण देके वो देश की सत्ता चलाना चाहती है, तो उसको या दो चीजों को चयन करना पड़ेगा। या तो अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देके देश की सत्ता चलाने की परिकल्पना को, और या तो देश के गरीब निवेशक और समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से स्वस्थ भारत की परिकल्पना के साथ। इन दोनों में से एक चयन करना पड़ेगा भारत की सरकार को। अगर वो अपराधियों को और भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी होती है, तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार केंद्र ही नहीं समस्त राज्य की सरकारों से सत्ता से हाथ देगी। समस्त मदन लाल जी, क्या तैयारी है 31 जुलाई की, और जो है कौन कौन लोग मंच पर होंगे, और जो आप मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी कि यदि 1 अगस्त से जो है भुगतान शुरू नहीं होता है तो उखाड़ फेंकेंगे मोदी सरकार को, तो क्या रणनीति है 31 जुलाई की, थोड़ा बताइए। रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है राजपूत साहब। पहले एक हम सम्मेलन टाइप करना जा रहे थे, विशाल प्रदर्शन होता, भाषणबाजी होती, ये सब होता, लेकिन अब तो नियति ने क्रांति तय कर दी है, तो क्रांति तो कभी व्यवस्थित नहीं होती। अब तो क्रांति होनी है, मैं तो निश्चिंत हूं। अब चूंकि अभय देव जी आ गए हैं और तमाम दूसरे साथी आ गए हैं, और केवल 2-3 लोग भी अगर जुड़ जाएं ये, तो मैं तो चादर ओढ़ के सो जाऊंगा। हमारे रामदेव गौतम जी, अभयदेव शुक्ला जी और महेंद्र पाल सिंह दानगढ़, अगर ये तीनों जिस मंच पर एकजुट हो जाएंगे, जिस कार्यक्रम में एकजुट हो जाएंगे, वहां मेरी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तो पीछे से अपना चलता रहूंगा, जिंदाबाद करता हुआ आगे को। तो क्रांति कभी व्यवस्थित नहीं हुआ करती हैं। तैयारियां बहुत सारी हैं हमारी। रामलीला मैदान में मंच सजाएंगे, वक्तव्य होंगे तमाम नेताओं के, तमाम सहयोगी संगठनों का आभार व्यक्त करेंगे, उनका स्वागत करेंगे मंच पर, उनके नेताओं का। और फिर वहां से पार्लियामेंट चूंकि चल रहा है, पार्लियामेंट तक मार्च भी करेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा इरादा ये है कि हम पार्लियामेंट को घेर लें 31 जुलाई को, और अब शायद घेर लेंगे, चूंकि अब तो लाखों साथी आ रहे हैं, जैसा कि वो मिल रहा है आउटपुट हमें। सरकार घबराई हुई है, रोज पुलिस की पत्रावलियां आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं कि साहब प्रोग्राम स्थगित कर दो, 15 अगस्त है, ये है वो है। टीवी वाले कह रहे हैं दिल्ली में बाढ़ आ रही है, कोई मत आओ, क्योंकि यहाँ सूखा पड़ रहा है। मैं और आप तो दोनों दिल्ली में ही बैठे हैं, देख रहे हैं। तो लोगों को तरह तरह से डराने का, भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे तमाम साथी आएंगे साहब।
और जैसा कि आपने अभी कोट किया कि 1 अगस्त से आपने भुगतान की बात कर दी है, तो भुगतान तो सरकार खुद कह रही है कि हमने 18 जुलाई से ही शुरू कर दिया। हमें उसको धरातल पर लेके आना है केवल, कि भाई जो 18 जुलाई से शुरू किया है उसे 1 अगस्त से धरातल पर ले आओ, ईमानदारी पूर्ण ढंग से सबका भुगतान कर दो। अगर सत्ता बनाए रखना चाहते हो, अपनी सत्ता नहीं बनाए रखना चाहते हो तो मत करो, फिर तुम्हें सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे, तुम्हारी सत्ता का अंत करेंगे। वो ताकत हमें दी है, देश ने दी है, परमात्मा ने दी है, कि अगर सत्ता में बैठे हुए लोग ईमानदारी से शासन नहीं कराएंगे, छल करेंगे देश के साथ, जनता के साथ, तो हम उन्हें उखाड़ के फेंक देंगे, उनका अंत कर देंगे। इसमें कोई रहस्य नहीं है, कोई गोपनीयता नहीं है, कोई छुपाव नहीं है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ। और अब सब देश तैयार हो चुका है, इतनी सजगता आ गई है देश में। आप देख रहे होंगे कि जो आंदोलन आज से 1 साल पूर्व 10, 15, 20 लोगों तक रहता था सीमित, कि कुछ साथी हाँ। अभयदेव जी के साथ चल रहे हैं, कुछ हमारे साथ चल रहे हैं, कुछ कहीं और चल रहे हैं, आज एक जन सैलाब है बड़ा। और इस सैलाब के सामने मोदी सरकार भुगतान लंबित रख पाएगी या कोई गोली दे पाएगी, धोखा कर पाएगी, मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा वो करती है तो मैं समझूंगा शायद वो परमात्मा ने उनकी बुद्धि खराब कर दी है, कि वो जो कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विवेक मर जाता है। तो हो सकता है उनकी बुद्धि विवेक का हरण कर लें परमात्मा, उनका सर्वनाश ही करवाना हो। तो हो जाएगा, ये 31 जुलाई को ही हो जाएगा। 1 अगस्त की शायद जो पहले वाली रात्रि है उसी में कर देंगे संभवतः। तो 1 अगस्त से तो अबे भुगतान होना ही होना है, जी, निश्चिंत अबे रहिए। जी, जी अबे जी, अभी जो है अमित शाह ने जो सारा रिफंड पोर्टल खोला है, और मदन लाल जी ने भी अभी थोड़ी उसकी चर्चा की। 18 जुलाई से भुगतान शुरू हो चुका है। तो ये सारा रिफंड पोर्टल अमित शाह जो बोल रहे हैं, 10,000 के जो भुगतान की बात, बताइए थोड़ा दर्शकों को क्या है ये घालमेल, क्योंकि कई दिन से मैं सुन रहा हूँ कि बहिष्कार करेंगे इसका और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, थोड़ा बताइए। हाँ देखिए राजपूत जी, अगर भारत की सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया होता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री ने इस पोर्टल को लॉन्च किया होता, तो निश्चित तौर पे देश के निवेशकों और देश के पीड़ितों को हक की बात होती। लेकिन ना तो इस भारत की सरकार ने, ना नरेंद्र मोदी ने, या फिर ना कहिए अमित शाह की मंत्रिमंडल ने इस पोर्टल का लॉन्च किया है। इस पोर्टल का जो लॉन्च हुआ है वो भारत के पैरेलल बॉडी सत्ता चलाने वाले प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, सुब्रत राय और गृह मंत्री ओपी श्रीवास्तव की पोर्टल है, जिसको हरी झंडी दिखाने और उसका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी भारत सरकार को मिली है। और उसके जो कहते हैं ना कि जब शादी विवाह में अपना घर जगह छोटा हो तो हम रेस्टोरेंट या बड़ा होटल ले लेते हैं, वहां से शादी विवाह करते हैं, संपन्न कराते हैं। तो उस तरह के शादी विवाह की तरह का जो किराए का घर लेना चाहते थे, हालांकि वो जिस मामले को उठा रहे हैं वो वास्तविक घर वही है, क्योंकि वहां नियामक बॉडी रहती थी, लेकिन वो भी उस समय लग रही थी कि वो स्वीपर का काम कर रही है, स्वीपर का, उनकी झाड़ू पोछे और उनके दावा भगत का काम कर रही। बाकी वो सारे अपराधी जितने जिनके ऊपर मुकदमे लगे हुए थे, जिनको जिनको गिरफ्तार होना चाहिए था, अगर वास्तव में वो देश के गृह मंत्री होते, मुझे संशय है कि उस समय देश के गृह मंत्री के रूप में वो गए भी थे कि नहीं गए थे, सहकारिता मंत्री के रूप में गए भी थे कि नहीं गए थे, जिसके ऊपर 3,000 4,000 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे उस जगह पे लगे हों, और वहां पे वो सेल्फी खिंचाता उन लोगों से नजर आ रहा हो, तो ये भारत का गृह मंत्री तो नहीं कर सकता। निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता कि उस समय वो भारत के गृह मंत्री के रूप में नहीं गए थे, उनके प्रचारक की भूमिका में गए। और उन्होंने जो पोर्टल को लॉन्च किया वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तमाम क्रांतिकारी साथी और देश के 13 करोड़ निवेशक मानने से इनकार करते हैं, बहिष्कार करते हैं उसका। इसका नजारा आपने देख लिया है। उड़ीसा में एक बड़ी रैली के साथ हम लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया है। देश के अमित शाह जैसे भ्रष्टतम मंत्री का पुतला दहन किया। हम बाइक में रैली में हजारों लोग शामिल रहे। अब घर घर गांव गांव लोगों में जागृति आई। हाँ, एक काम किया है, एक काम किया है देश की सरकारों में, ये पोर्टल लॉन्च कराने के लिए अमित शाह ने भारत के सरकार का प्रयोग करके, मैं ध्यान दीजिएगा, मैं उनको गृह मंत्री नहीं मान रहा हूं, मैं कतई उनको गृह मंत्री नहीं मान रहा हूं। देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी की जवाबदेही है, और वो अपराधियों के साथ खड़े थे, उनके साथ सेल्फी ले रहे थे, ऐसे व्यक्ति को मैं देश का गृह मंत्री नहीं मानता।
नहीं मानता, हम उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। और ऐसे लोग का पुतला दहन करके देश के लोग सड़कों पे आके खड़े होकर प्रतीत करा रहे हैं कि आपने गलत निर्णय लिया, देश में संवैधानिक व्यवस्था रह नहीं गई है। तो हम सभी लोग ये बात कह रहे थे कि आखिर देश की सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई थी, उसने एक काम कराया था अमित शाह को भेज। देश के करोड़ों निवेशक जो सो रहे थे, जिनको कोई नहीं जगा पाया था, मदन लाल आजाद जी, अभयदेव शुक्ला जी, तमाम और सारे लोग नहीं जगाने की स्थिति पैदा कर पा रहे थे, बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था सीधे सीधे। मैं इसके लिए फर्जी गृह मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने माइक सिस्टम, देश की मीडिया, गोदी मीडिया, तमाम लोगों में, एक एक व्यक्तियों में प्रचारित किया कि जाइए आपका पैसा मिल रहा, जाइए पैसा मिल रहा। अब ये कितना मिल रहा है वो तो वहां पोर्टल में जाने के बाद पता लग रहा। तो जिनका 1 लाख रुपया है और वो 10,000 की बात सुन रहा, तो भारतीय जनता पार्टी को भी गाली दे रहा, एजेंटों को भी गाली दे रहा, क्या नाम है, सहारा सुब्रत राय को तो पानी पी पी के गरिया रहा। और बात किसकी कर रहा? भाई नहीं, आंदोलन वाले ठीक हैं, ये जो कह रहे हैं वो सही है, और निश्चित तौर पे इनकी बात माननी चाहिए। 31 तारीख को हम लोगों को दिल्ली अब चलना हो। ये क्रांति हुई, ये क्रांति हुई। और मैं तो कहूंगा मदन लाल आजाद जी और तमाम साथी, पहले देश के फर्जी गृह मंत्री को बधाई दे दिया जाए कि हम लोगों की इतनी मेहनत जो करते करते हम लोगों के बाल पक गए। वो सिर्फ दाढ़ी जो आप देखे हैं रगी है ना, वो सब के सब पक गई है 3 साल के अंदर है। समझिए कितनी मेहनत किया, कितनी लोगों के बीच जाई, कितनी जलालते जिल्लतें सही है। तमाम लोग जिनका पैसा खुद का लेना है, वो भी अहंकार में बैठे थे कि ये लोग जो लड़ी रहे हैं हमको तो मिल ही जाएगा। मिल गया क्या उनको? मिल गया उनको 10,000 रुपए झुंझुना बजाते हुए देश की सरकारों ने एक सुनियोजित साजिश करके आपके हाथ में पकड़ाया। बाकी इतना गड़बड़, इस तरह का प्लान लेके आया। और मैं तो आपके मंच पे खुलासा भी करूंगा कि इतना सुनियोजित प्लान लाया कि सारे के सारे बांड उसमें आप एक ही बार में ओटीपी भी डाल दो, और एक ही बार डाल के वो सुब्रत राय के पास पहुंचा दो, और उसी को आधार बना के देश में वो सारे मुकदमे खारिज करा ले जाए, और उसको पासपोर्ट जारी कर हो जाए, और वो राहुल मोदी, नीरव मोदी, पता ना कौन चौकसी करके तमाम जैसे लोग हैं, विजय माल्या जैसे लोग, ये किसके राज में गए हुए थे? ये किसके राज में गए हुए थे? ये तो भारतीय जनता पार्टी के राज में गए हुए लोग थे। इन लोगों की तरह इसको भी वापस भेज दे अपने बच्चों के पास, फिर ये दौड़ वापस ना आए। पूरी रणनीति और पूरी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, बदले में 4 राज्य के लिए देश की 13 करोड़ जनता के साथ इस तरह अन्याय। भारत की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और जिस सत्ता की लोलुपता के लिए उन्होंने ये आपसी गठबंधन सुब्रत राय से किया है ना, उस चारों राज्यों को चुनाव भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की चुनाव जीतने से पहले ही उनको हरा के ये गिफ्ट देगी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, और जब तक संगठन मिल के देगी। जी मदन लाल जी, आपका अब तो हम लोग एक से भले 2 हो गए, और ये बहुत सारी बातें हम लोगों ने आपस में बात कर ली। हम अब ये सिर्फ मदन लाल आजाद जी ने आह्वान कर दिया है कि हम 31 को आएंगे, नहीं, हम सभी साथियों ने एक लॉन्ग टर्म की तैयारी करी है। ऐसा नहीं है कि ये आंदोलन 31 तारीख को अगर देश की सरकारों ने कोई निर्णय नहीं दिया तो उनको चैन से रहने देगी। और बड़े मास्टर प्लान के साथ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा, और जब तक के लोग एक मंच पे बड़ी मजबूती के साथ आ रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ आ रहे हैं। मदन लाल जी, आपका कहना है कि अब निवेशकों की लड़ाई नहीं लड़ी ये रही है, देश को भी बचाएंगे। तो बताइए 31 जुलाई को निवेशकों की लड़ाई के साथ साथ में देश को बचाने की क्या रणनीति है, और क्या आप लोग करने जा रहे हैं 31 जुलाई को? देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको पहले साहब, देश बचा लेंगे बाद में, अभी हैं 5-6 दिन हमारे पास देश बचाने के लिए। ये जो पोर्टल लॉन्च किया है ना, इसमें तो उसने अमित शाह ने जो एक कंडीशन लगा दी है कि आधार मोबाइल और बैंक अकाउंट दोनों आपस में लिंक होने चाहिए। तो उसमें साहब अभी जो है 30 जून तक 1,000 रुपए खर्च आता था इस काम को करवाने में। अब 1 जुलाई से अब तो मदन लाल जी रुपए खर्चा आने लगा है।
जी नहीं, अब तो प्रक्रिया उन्होंने बंद कर दी है। 50,000 से ज्यादा हो तो पेन रहना जरूरी है, लेकिन नहीं, हमारे पैन छोटे की जरूरत निवेशक। नहीं कर रहा सर। आधार, मोबाइल और अकाउंट में तीनों को लिंक हाँ, कराने की बात कर रहा हूँ। इस काम को करवाने में भी अगर किसी ने नहीं करवा रखा है, अब कराएगा तो 10,000 रुपये खर्चा आ रहा है इस काम को कराने में, आधार, मोबाइल और बैंक अकाउंट लिंक कराने में। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दोबारा से अमित शाह ने एक पॉन्जी स्कीम लॉन्च कर दी है कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने आधार, मोबाइल और ये लिंक नहीं करा रखे आपस में अकाउंट, तो 10,000 रुपये आने ही है उनके पास, तो कुछ को दे देंगे 10-10 हजार और कुछ से ले लेंगे 10-10 हजार। तो ये एक तरह से ये भी एक पॉन्जी स्कैम हो गया, ये नया वाला अमित शाह के कर कमलों द्वारा। वैसे तो प्रधानमंत्री करता रहा है, अमित शाह ही करता रहा है, ये जितनी भी प्रमोशंस किए हैं इन्होंने। 18 जुलाई को तो पूरे देश ने देख लिया किस तरह से देश के इसने फर्जी गृह मंत्री ने सुब्रत राय को लॉन्च किया, बचाने का प्रयास किया। लेकिन पहले भी हमने तो बहुत सारे मैटर्स में देखा है कि स्वयं प्रधानमंत्री जो है तमाम फर्जी स्कीम्स को, इस तरह की पॉन्जी स्कीम्स को लॉन्चिंग करता रहा है और उसके झांसे में आकर देश के 42 करोड़ परिवार फंसे हैं। देश को बचाने की जो लड़ाई है राजपूत साहब, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि राजनीति देश को नहीं बचा सकती, राजनेता क्रांति नहीं कर सकते। कानून बनाना काम भले ही राजनेताओं का हो सदनों के अंदर बैठ करके, लेकिन अगर जनता का उन कानूनों में कोई सहयोग ना रहे, हस्तक्षेप ना रहे, दबाव ना रहे, तो वो कानून उसी तरह से अपनी सार्थकता और प्रभाव को खो देते हैं जिस तरह से हम अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को देख पा रहे हैं कि 4 साल से ज्यादा का समय हो गया लेकिन वो कानून प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया। अगर इस कानून को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर दिया गया होता तो सुब्रत राय सहारा समेत देश का एक भी ठग खुली हवा में सांस नहीं ले पाता। उन सबकी प्रॉपर्टी सीज करके जिला कलेक्टर्स ही अपने अपने जिले के लोगों को भुगतान कर देते, लेकिन उस कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जनता का कोई दबाव सरकार पर बन नहीं पा रहा था। और अब जब जनता का दबाव बनेगा तो निश्चित रूप से सरकार को ये करना होगा। मान लो मोदी की सरकार नहीं करेगी तो दूसरी सरकार ले आएंगे कोई 2-4-6 दिन में। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो वोट का इंतजार करेंगे। वोट का इंतजार तो गिद्ध करते हैं या मुर्दे करते हैं, और मैं इन राजनेताओं को गिद्ध और मुर्दे ही समझता हूं कि ये सब गिद्ध हैं या मुर्दे हैं। तो इन्हें वोट का इंतजार होगा। हम देश की जनता हैं राजपूत साहब, और देश की जनता का वोट से कोई लेना देना नहीं है कि साहब हम इंतजार करेंगे 5 साल का या 1 साल का कि 2024 में आम चुनाव होगा तो मोदी को वोट ना दे करके हरा देंगे। नहीं, हम तो अब 31 जुलाई को ही अगर इसने भुगतान की प्रक्रिया आरंभ नहीं की, वास्तव में भुगतान नहीं किया देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का, तो हम तो 1 अगस्त से ही इसको हटाने का काम करेंगे। सीधे सीधे इस्तीफा मांगेंगे हम तो। या तो इस्तीफा दो, राजी से दोगे विधि सम्मत तरीकों से तो ठीक है, नहीं तो फिर लंका बनने में भी हिंदुस्तान को कोई देर नहीं लगाएंगे। लंका से भी बुरी स्थिति हम भारत में बैठे हुए बेईमान शासकों की कर देंगे। जिस तरह से लंका की जनता ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, वहां वही स्थिति हम यहाँ कर देंगे। चूंकि ये अपने प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का के कर्तव्य का ईमानदारी से पालन नहीं कर सके, इसलिए इनका कोई अधिकार नहीं है अब देश में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के पद पर बने रहने का। और इन्होंने तो न्यायपालिका को भी पंगु कर दिया है साहब। आपने देखा कि किस तरह से देश की सर्वोच्च अदालत का दुरुपयोग इन्होंने सहारा इंडिया परिवार मैनेजमेंट को बचाने के लिए किया। पूरा देश देख रहा है एसएफआईओ को किस तरह से पंगु कर दिया, सीबीआई, ईडी सबको किस तरह से इन्होंने अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया। कहाँ तो देश में खौफ है कि साहब ईडी बहुत खतरनाक एजेंसी है, सीबीआई बहुत खतरनाक है मोदी जी की, लेकिन सुब्रत राय के लिए उन्होंने इनको सबको लुंज पुंज बना दिया। सबका इस्तेमाल इस ढंग से कर दिया कि सीजेआई, चंद्रचूड़ भी बेचारे जो है मजबूर हो गए सुब्रत राय को बचाने के लिए। तो ये जो स्थिति आई है साहब कि आज न्यायपालिका कार्यपालिका, विधायिका, मदन लाल जी माफ करिएगा, ये कोई बेचारे नहीं, ये सब भ्रष्टाचारी हैं, चाहे ऊपर से लेके नीचे तक। इन जितने लोग राजनेताओं से लेके, मैं खुद खुलेआम इस बात को कह रहा हूं,
कि न्यायिक प्रणाली में बैठे उच्चतम से लेकर निम्न स्तर तक जो निचले सदन है, सब के सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं और सबको रुपया दिखता, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और ये सब के सब पीछे के रास्ते से बड़ी मोटी रकम लेकर के देश के लोगों को, गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं। और इनको सत्ता परिवर्तन ही नहीं, सारी व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत। मैं बहुत अहंकार की बात इस बात को नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस बात को जरूर कह रहा हूँ कि देश के सच है, अहंकार का है। वही तो मैं कह रहा हूँ, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ मीडिया, चारों इस वक्त अपराधियों के चंगुल में हैं। और ये प्रकृति का नियम है कि जब भी ऐसी स्थितियां कहीं किसी राष्ट्र में, राज्य में या देश में बनती हैं कि जब शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और कानून बनाने वाली विधायिका और उसके साथ साथ ये इन सब पर निगरानी रखने वाला चौथा खंबा मीडिया जिसको कहते हैं, अगर ये भी उन के साथ मिल जाए तो उस वक्त क्रांति होनी ही होती है। क्रांति की आने की जो साहब एक क्या कहेंगे संकेत जो है वो यही होता है कि जब तमाम लोग शोषण से, उत्पीड़न से, करप्शन से व्यथित होने लगे, सबको प्रभावित करने लगे, ये चीजें सब पर अपना खूनी पंजे में जकड़ लें, सबको, शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया, तीडिया, उस वक्त क्रांति आती है। यही क्रांति का नियम है। और आज ये हो चुका है हिंदुस्तान में कि ठगों ने और अपराधियों ने यहाँ के मीडिया पर कब्जा कर लिया है, शासन पर कब्जा है, प्रशासन पर कब्जा है, न्यायपालिका पर कब्जा है, विधायिका पर कब्जा है पूरी तरह से। और इसलिए अब क्रांति होगी और ये बहुत जल्दी होगी। 9 अगस्त आ रहा है। कभी जब हमारा देश गुलाम था तो 9 अगस्त 1942 को ही भारत ने एक नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। हम भी कहेंगे कि ठग भारत छोड़ो। क्रांति दिवस है 9 अगस्त को जी, क्रांति दिवस पर ही हम भी ये नारा दे देंगे कि ठग बेईमानों भारत छोड़ो, और नहीं छोड़ोगे तो पिटोगे भाई, सीधी सी बात है। भारत इतना नपुंसक और कमजोर भी नहीं है कि पीट ना सके। हम तो निकले ही इसलिए, मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं तो प्रत्येक नागरिक को इतना आत्मनिर्भर बना देना चाहता हूं कि अगर कोई प्रधानमंत्री भी झूठ बोले, बेईमानी करे और जनता को पता चल जाए तो कोई भी आदमी उठा के 5 जूते मार दे उसमें। यही हमारे भारत की गौरवशाली परंपरा रही है कि बड़े से बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भी आम जनता भी पंचायत बुलाकर जूते मार देती थी कि भाई 5 जूते मारो, इसने गलती की है। और यहाँ तो साहब डर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं बेईमान की, चोर की। तो ऐसा नहीं, हम तो चाहते ही वैसा हिंदुस्तान है, बिल्कुल प्राचीन हिंदुस्तान, सनातन हिंदुस्तान, जहां मुखिया में भी 5 जूते मारने का एक मामूली नागरिक हैसियत रखता था अगर मुखिया गलत करे तो। और यहाँ ऐसी स्थिति है कि मुखिया के दर्शन तक नहीं कर पा रही जनता। तो वो वैसा ही भारत बनाएंगे साहब कि कोई सामान्य से सामान्य, कमजोर से कमजोर नागरिक भी अगर उसका शासक या प्रशासक या न्यायाधीश कोई छल कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो वो भी उसमें 5 जूते लगा सके। ऐसा प्यारा हिंदुस्तान बनाएंगे। मदन लाल जी, अंत में निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? निवेशकों से यही कहना चाहूंगा साहब, खासतौर से दिल्ली एनसीआर के साथियों से, कि भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप 30 तारीख को ही दिल्ली के रामलीला मैदान में रात्रि में पहुंच जाएं। चूंकि जो साथी हमारे दूर दराज से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, आसाम से, बंगाल से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, उत्तराखंड से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल जैसे, राजस्थान से, और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, और आपका क्या बोलते हैं उसको, जो है एक और बना दिया है आंध्र प्रदेश में से तोड़ के जिसको बनाया है, वहां से भी, तेलंगाना। तो जो दूर दराज से साथी आ रहे हैं जिनको भाषा की प्रॉब्लम है, वो बहुत सारे संसाधन लेकर के नहीं आ पाएंगे, उनके लिए हमारे दिल्ली एनसीआर के तमाम साथी पहले से वहां एकजुट हों, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं करवाएं, भोजन की, पानी की, रहने की, ठहरने की। तो तमाम साथी आए। चूंकि मुझे लगता है 5-6 लाख साथी हमारे बाहर से आ रहे हैं, तो ये हमारे दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के साथियों का उत्तरदायित्व तो बन जाता है, धर्म बन जाता है कि वो उनकी अगवानी के लिए, सेवा शुश्रूषा के लिए यहाँ तैयार रहें, मुस्तैद रहें, ताकि किसी भी साथी को कोई दिक्कत ना आए। और मैं अपनी तरफ से अपने देश के तमाम साथियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप पर कोई गोली नहीं चला पाएगा, कोई लाठी नहीं चला पाएगा, कोई पानी की बौछार नहीं चलेगी।
आप आइए, सब कुछ शांति से निमट जाएगा। नरेंद्र मोदी को आपके सामने समर्पण करना पड़ेगा। अगर आप आ गए ठीक से और उसी दिन आपकी ये मांग मान ली जाएगी, निश्चित रूप से कोई भी घबराने की, डरने की किसी भी साथी को जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारी मांग जो है राजपूत साहब, वो बहुत ज्यादा विधि सम्मत है, न्यायपूर्ण है, नैतिक है, और लोगों की मेहनत की डूबी हुई रकम को कानूनी तरीके से वापस दिलाने की है। कोई भी ऐसी मांग हमारी नहीं है कि हम किसी से कोई सत्ता मांग रहे हों, किसी से कोई कोटा, परमिट, राशन या कर्ज माफी मांग रहे हों। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो केवल और केवल ये कह रहे हैं कि जो आपने कानून बनाया है, भुगतान की गारंटी का अधिकार देश के निवेशकों को दिया है, उस कानून की अनुपालना करते हुए आप हमारे देश के तमाम निवेशकों का और हमारे अभिकर्ता साथियों का मेहनताना वापस कर दें। अगर आप ये नहीं करोगे तो अब पीड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बर्दाश्त नहीं होता। हम आपको अभय जी सत्ता जी से उखाड़ हाँ जी, नहीं अभय जी मानते। अंत में निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? अभय जी, आवाज आ रही मेरी? अभय जी। हाँ, हमारी आवाज आपको आ रही है क्या? हाँ, मुझे आ रही है। जी, आप निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे अंत में? आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ, आ रही है निवेशकों साहब, आ से रही है, क्या, बोलिए। हाँ, निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं निवेशकों से और सभी साथियों से इस बात को कहूंगा, देश में जितने भी चिट फंड सोसाइटियों से पीड़ित हैं, चाहे वो सहारा के हो या अन्य किसी कंपनियों के, आज ये मौका है। आप हाथ से गंवा देंगे तो अपने पैसे का भुगतान की प्रक्रिया में कईयों साल बाधक के रूप में बनेगा। दो व्यक्ति दो रास्ते पे लगातार लड़ाई लड़ रहे थे और आज एक मंच पे आके इस लड़ाई को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपका हित है, इसमें आपका हित है। बहुत सारी स्थिति कहीं ये ना हो जाए कि वो शोले पिक्चर का वो असरानी की भूमिका हो, आधा इधर आइए आधा इधर जाइए, पीछे देखो तो कुछ नहीं दिखाई, जी जी। पीछे देखो तो कुछ नहीं, अकेले। तो ऐसा मत करिएगा जिससे तमाम लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी। और लोग आज 3,000 से ज्यादा लोग, मैं अकेले बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत सहारा के पीड़ितों के ऊपर करी है, लड़ाई उनकी लड़ी है। तो बहुत सारी चीजें मुझे अनुभव के आधार पर वहां सुनने को और देखने को भी मिलेगा। मदन लाल आजाद जी हैं और तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं जिनकी आंखों उनके सामने ये व्यथा देखने और सुनने को मिलेगी कि उनकी व्यथा क्या है। तो उन लोगों की भी दर्द, उन लोगों की भी पीड़ा को जब देखता हूं तो मैं सम्मिलित समय वेश मिलाने की चाहता हूं कि अगर इतनी पीड़ा यहाँ है तो उन लोगों का जो और चिटफंड सोसाइटियों में है, उनके परिवार के लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। अगर बीत रही है, परेशान है, परिस्थितियां हैं, तो फिर मौका है और दस्तूर भी है। बिल्कुल लोहा सर। गर्म है, हथौड़ा बड़ा चलाइए ताकि भारत की सरकार को नतमस्तक होकर आपकी सभी बात को सुनना पड़े। और सत्ता परिवर्तन तो यही जनता करती है। बिल्कुल। हम व्यवस्था परिवर्तन की बात सरकार से कर रहे हैं, समझ में जी। आएगी सरकार तो ठीक। मैं कह रहा था, देश भर के लगभग मेरा आग्रह और निवेदन है कि आज जो 31 तारीख का कार्यक्रम तय किया गया है, ये देश के तमाम निवेशकों के लिए एक बड़ी उम्मीद लेके आने वाली। और निश्चित तौर पर मैं वादा करता हूं कि हम बार बार इस बात को कहते थे कि कहीं किसी जिले, किसी राज्य, किसी जनपद या देश की राजधानी में कहीं आप 1 लाख से ज्यादा लोग खड़े होइए, देश की सरकारों को तुरंत निर्णय लेना पड़ेगा। देर शाम तक आप जो कहेंगे, जिस तरह से कहेंगे, सरकार आपकी बात को मानने के लिए बाध्य होगी। नहीं मानेगी, हठधर्मता करेगी, तो उनका सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन आपका पैसा मिल जाएगा। तो मैं पहली बार आपके मन से इस बार को भी कह रहा हूं कि भारत सरकार निश्चित तौर पे भ्रष्टाचारियों के साथ भी है और हठधर्मता भी कर रही है। तो अगर वो हठधर्मता करती रहेगी, नहीं मानेगी, तो उसको सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। जिस तरह से भारत सरकार ने पोर्टल को लॉन्च किया है, बिना किसी टेंडर से किए, सहारा प्रबंधन तंत्र के खास आदमी को पोर्टल का टेंडर, बिना टेंडर की वो व्यवस्थाएं जारी करा दी है। पोर्टल जिसके माध्यम से वो सारा पैसा लेके जा रहा है और सारे कागज लेके आपको प्रस्तुत करा रहा है सीधे सुब्रत राय को। तो निश्चित तौर पे ये सरकार ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है देश के निवेशकों के साथ, और इस जघन्य अपराध के लिए भारत सरकार को कभी माफ नहीं किया जा सकता, कभी माफ नहीं किया जा सकता। तो आने वाले दिन में सभी साथियों को भारत सरकार के बैठे तमाम जनप्रतिनिधि जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं, उनको सत्ता से हटाना होगा और उनको देश की सत्ता यानी जनता की अदालत में लाके खड़ा करना होगा। वास्तविक जनता, वास्तविक सत्ता जनता है।
जनता की अदालत में खड़ा करके अपने भुगतान सहित अपने समस्त अवैधानिक अधिकार को लेने हो। तो 31 तारीख का जो समय है, 31 जुलाई मील का पत्थर साबित होगा और निश्चित तौर पे इतिहास पुरुष के रूप में मदन लाल आजाद जी एक बड़ी भूमिका के साथ खड़े होंगे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक बड़ा हृदय दिखाते हुए तमाम भ्रांतियों और तमाम तरह की अनर्गल चर्चाओं का जो समाज में पटल पे चल रहा था, निश्चित तौर पे मैं ये कह रहा हूं, पहले भी और आज भी कह रहा हूं, कि हर जो संगठन होता है वो अपने संगठन के रूल रेगुलेशन को फॉलो अप करते हुए उसको बढ़ाने का भरसक प्रयास करता है। इतना प्रयास करता है कि उसके लिए तमाम वर्जनाओं को, तमाम बातों को दरकिनार करते हुए भी आगे लेके जाता है और तब जाके वो वजूद को खड़ा कर पाता है। वो काम चाहे मदन लाल आजाद जी ने किया हो, चाहे अभयदेव शुक्ला ने किया हो, अपने संगठन के साथ पूर्ण न्याय करने की कोशिश किया था। और हाँ, विचारधारा एक थी, जनता का भुगतान। इस जनता के भुगतान के लिए तमाम जो सोसाइटियां हैं, तमाम जो पीड़ित निवेशक के लोग हैं, उन लोगों के पक्ष में, पीड़ित लोगों के पक्ष में एक बड़ा मंच तैयार करना था। यह उद्देश्य ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का भी था और ये उद्देश्य जब तब संगठन का भी था। जब तब संगठन और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा इसी नाते बनाया था कि देश के तमाम संगठन एक साथ खड़े हों, किसी को यह कहने का मौका ना मिले कि हम किसी के मंच पे जाके खड़े हैं। ये संयुक्त रूप से पूरे देश का आंदोलन है और संयुक्त रूप से हमारा आंदोलन का संगठनात्मक ढांचा है। हम सब मिलके झंडे के नीचे काम करें। हाँ ठीक है, दो बड़ी धुरी को एक बड़ा सफर तय करना पड़ा, बड़े रातें सड़कों पे काटनी पड़ी, संघर्षों पे जीना पड़ा, ट्रेनों में सफर, पैदल जाना, तमाम दिनों तक एक समय भोजन करते रहना और ऐसी स्थिति पे कभी जेब में पैसे हो ना हो फिर भी अनवरत चलते रहना, तमाम कुर्बानियों को देना। निश्चित तौर पे दोनों संगठन के मैं तमाम उन सभी क्रांतिकारी साथियों का हृदय से आभार अभिनंदन करता हूं कि मदन लाल आजाद जी का, अभयदेव शुक्ला का उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी के साथ साथ समर्पण दिया। तभी तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा और जब तब संगठन, ये दोनों अपने मिशन में कामयाब हो पाए और दोनों आज एक मंच पे खड़े होकर भारत की सरकार को सीधा चैलेंज देने का मादा रखते हैं। सीधा, इतनी बड़ी सत्ता जो भ्रष्टाचारियों के साथ मिली हुई है, जिसके पास सभी साधन संपन्न है, कोई साधारण व्यक्ति उसको सीधे टक्कर नहीं दे सकता। ये निश्चित है कि मदन लाल आजाद के पास भी एक दैवीय शक्तियों के से ओतप्रोत है और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा शुरू से कहती आई है कि हम आंदोलन नहीं कर पा रहे। अभयदेव शुक्ला की हैसियत नहीं है कि सुब्रत राय और सरकार के विरुद्ध खड़ा होकर इतने बड़े जन आंदोलन की क्रांति रख पाए। तीसरी ताकत के रूप में कोई जरूर है जो हम दोनों को आगे संचालित करके इस आत्म उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा रही है। और मैंने कई बार बातों में देखा है मदन लाल आजाद जी को, बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और बहुत ऐसे भी शब्दों को प्रयोग करते हमने पाया है कि वो निश्चित तौर पे शास्त्र संगत भी है और न्याय संगत भी होता है तमाम जगहों पे। हाँ, कुछ चीजें हम लोगों में बड़ी कॉमन है दोनों में, इसी नाते हम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है कि हम लोग हो सकते हैं जुबान के कड़े हों, गंदे इस नाते नहीं कह सकते कि हमने गंदगी कभी सीखी नहीं है, हमारे संस्कार ही नहीं है। जुबान के कड़े हो सकते हैं लेकिन दिल के बेहद साफ, मन के बेहद साफ हैं और समाज के अंतिम व्यक्तियों के, पीड़ित व्यक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था रखते हैं और उस पीड़ा से अपने आप को भी पीड़ित पाते हैं। तभी तो समस्त कार्य छोड़ करके देश में एक सूत्रीय कार्यक्रम कर रहे हैं कि देश के गरीब पीड़ित निवेशकों को न्याय मिल सके। तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सभी तरह का नुकसान होता है, लेकिन एक सुकून रहता है कि जब हम अगले भाइयों के चेहरे पे खुशी देखते हैं और उनको उम्मीद दिखती है। यकीन मानिए कि 3 साल से लोग ये बात चर्चा करते रहते, मदन लाल आजाद जी को, अभयदेव शुक्ला जी को एक मंच पे लाने के राजपूत जैसे भाई तमाम कोशिश कर रहे थे और देश के तमाम ऐसे हिस्सों से लगातार फोन भी आते थे कि शुक्ला जी, मदन लाल आजाद जी दोनों एक मंच पे आ जाएं, देश में इतिहास रच उठेगा।
है, बार बार ये होता था। और एक ही बात नहीं, जिस दिन हम लोगों ने देर रात इसकी घोषणा करी, दोपहर में एक बड़ी चैटिंग के साथ शुरुआत हुई, और एक अचानक और अनायास, हम कहेंगे उसको भी ईश्वर का ही स्वरूप मानते हैं कि ईश्वर की प्रेरणा थी कि शायद मेरे कलम और मदन लाल आजाद जी के कलम उछल रहे, और उसको देश देख रहा। ऐसा नहीं था कि हम लोग कहीं छुपी कोई एजेंडे के साथ बात कर रहे थे, पूरा देश उसको देख रहा था। और देर शाम होते होते हम दोनों साथियों का हृदय परिवर्तन नहीं होता है, एक सोच दूसरे सोच से मिल जाता है, और उस सोच को मिलते ही देश के तमाम निवेशकों को और क्रांतिकारी साथियों के चेहरे पे खुशी आने लगती है। और मैं जानता हूं कि मैंने जब आंदोलन शुरू किया था तो शायद उतने फोन आने शुरू हुए थे जितने मदन लाल आजाद जी और अभय देव शुक्ला को एक साथ खड़े होने पे लोगों के फोन और लोगों के चेहरे की खुशियां सामने दिखाई दे रही थी। वो भावनाएं नहीं व्यक्त कर पा रहे थे और खुशी के मारे उछले जा रहे थे। तो ये महसूस हो रहा था कि हम या मदन लाल आजाद जी व्यक्ति नहीं है, समाज हैं, और समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। अपनी तमाम मजबूरियों को भी, अपनी तमाम व्यक्तिगत आकांक्षाओं को भी एक किनारे, एक ताक पे रखना होगा, और समाज के हित के लोगों के लिए जो समाज करता हो उसके लिए अब पूरा जीवन समर्पण करना होगा। ये हम लोग महसूस कर रहे हैं शिद्दत से, और निश्चित तौर पे इसमें मैं मदन लाल आजाद जी को बहुत बधाई देता हूं, और साथ ही साथ तो सभी साथियों का जो लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे थे कि मदन लाल आजाद जी और अभय देव शुक्ला जी एक साथ मंच पे आ जाएं। इसमें सबसे प्रमुख नाम मैं फिर कहूंगा कि लगातार कई बार कोशिश किया चरण सिंह राजपूत जी, लगातार 7-8 सालों से हमारे इनके संबंध हैं, और उस संबंधों के दौरान ये लगातार दोनों मंचों पर एक साथ करने की कोशिश करते रहे। लेकिन ये अंतर से जानते भी थे कि अभय देव शुक्ला और मदन लाल आजाद जी का वास्तविक लक्ष्य है क्या। इस दोनों आंदोलन को एक सिरे से इन्होंने पकड़ा हुआ था, एक सिरे से हमने पकड़ा हुआ था, और इन दोनों को शिखर पे ले जाना था। शिखर पे ले जाने के बाद आप समझते हैं वहां शून्य हो जाता है, और जहां शून्य हो जाता है तहां व्यक्ति नहीं रह जाता, शून्य बड़ा होता है जिसका हिंदुस्तान ने उदय किया। अबे जी, आ रही जी 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 आ रही है। मैं अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि जी साथियों, आपकी भावनाओं के अनुरूप हम सभी साथियों ने अपने सच्चे हृदय के साथ एक दूसरे का हाथ थामा है। अब जरूरत आपकी है, जरूरत आपकी भावनाओं की, और आपके कार्यों की, और आपके जुनून की है, आपके समर्पण की है। अगर आज आप लोगों ने अपना समर्पण दिखा दिया तो यकीन मानिए कि उन मुरझाए चेहरों पे खुशियां आएंगी, और तमाम लोगों को, जिन सुब्रत राय, सहारा प्रबंधन तंत्र, तमाम चिट फंड सोसाइटियों के ठगी पीड़ित परिवार के लोग और उनके द्वारा किए गए उन सभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मदन लाल जी और अभय देव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फाइट फॉर राइट के इस लागना लपेट कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद आभार राजपूत जी। राजपूत साहब। भयमुक्त हुई जनता भारत की शोर सड़क पर करती है, पकड़ो पकड़ो ठग बेईमानों को। अब नहीं छोड़ेंगे राजपूत साहब, पकड़ लेंगे सबको। जी जय जी, हिंद, जय भारत। जय भारत।